नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एमपी पीएससी 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें हम जीएस 3 पेपर के का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ रहे हैं। GS 3 में है विज्ञान एवं तकनीकी और इसमें हम इकाई 1 हम यहाँ पे अभी जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो चल रही है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इकाई 1 यानी इकाई 1 में हम गति, वेग, त्वरण और इकाइयाँ और माप और दैनिक जीवन के उदाहरण, ये 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। और जो पहला लेक्चर था जो इस पूरे जो पाठ्यक्रम है इसका डिकोड था, ठीक है, इसका डिकोड था। तो आप यदि ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ये इन 3 वीडियो को देखें ताकि आपकी जो इस वीडियो को देखने की समझ है वो और गहरी हो जाए। कम से कम जो डिकोड वाला वीडियो है वो आप जरूर देखें, ठीक। जो डिकोड वाला वीडियो है आप जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे इन टॉपिक्स की गहराई बताई गई है कि कितनी गहराई में जाकर हमें इनको पढ़ना है। अब गड्ढे में उतरना नहीं है, मतलब कितनी डेप्थ में है वो पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है कार्य और ऊर्जा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा, ये दो टॉपिक यहाँ पे होने वाले हैं। इससे पहले जो स्ट्रेटजी थी मेरी, मैं ये सोच रहा था कि एक जो लेक्चर है, ठीक है, एक लेक्चर में ये जो जैसे ये ध्वनि है, ध्वनि का जो पूरे जो टॉपिक से एक में समझा दूं, ठीक है। विद्युत का पूरा एक में समझा दूं, चुंबक का पूरा एक में समझा दूं। लेकिन जो कल का वीडियो था यानी जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये था कि गति, वेग, त्वरण मैंने एक में समझा दिया, ठीक है। एक लेक्चर में समझा दिया, वो गया 2 घंटे से ज़्यादा का, 2 घंटे ज़्यादा का। एक बार में जो लेक्चर है उसमें एक बार में मैंने रिकॉर्ड करके 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बना और ये गया और ये जो टॉपिक है तीनों यहाँ पे कवर हुए, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा आ नहीं पाया, ठीक है। या तो फिर स्टूडेंट्स या तो आप लोग वीडियो की लेंथ देख के डर गए या फिर इकट्ठा उतना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए या विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो आज से मैंने ये डिसाइड किया कि ये वीडियो की लेंथ मैक्सिमम 1 आवर के आसपास रहेगी, ठीक है। 1 आवर या फिर 30 मिनट से लेके 1 आवर के बीच रह सकती है या फिर 90 मिनट, ठीक है। 30 मिनट, 60 मिनट या फिर 90 मिनट, ठीक है। इसके आसपास रहेगी ये। इससे ज़्यादा कि हम यहाँ पे लेंथ नहीं रखेंगे और उसमें जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं हम उतने कर सकते हैं, ठीक, उतने कर पाएंगे। और जो इससे ये होगा कि आपके पास जो वर्डन रहेगा वो कम रहेगा और कम वीडियो लेंथ में आप और अच्छा यहाँ पे कर पाएंगे। कार्य ऊर्जा में हम देखते हैं बल यहाँ पे हेडिंग है, लेकिन बल वाले इसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बल को हम पढ़ेंगे बल के प्रकार और फिर यहाँ पे जब हम जो पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे देखिए सिलेबस में देखिए जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है उसके साथ हम बल को पढ़ेंगे, ठीक, बल को पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्य में हम पढ़ेंगे धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, ऊर्जा के रूप, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूप हम देखने वाले हैं। द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और हम इसके बाद हम पढ़ेंगे शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। कार्य क्या होता है? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, ठीक है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर, ठीक है, फोर्स लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। वह जो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, ठीक। ये कार्य की डेफिनेशन है। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह जो वस्तु है बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापित हो जाए या फिर बल की
जो ये मतलब एकदम समझाने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन जो आप ये जो परिभाषा है, परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। इस प्रकार कार्य के लिए दो तत्व आवश्यक हो जाते हैं। कौन कौन से? देखो ये जो डेफिनेशन है उससे ये निकल के आ रहा है, पिंड पर आरोपित बल, ठीक है, बाह्य बाह्य जो बल होता है, पिंड पर आरोपित जो बाह्य बल होता है वो इसके लिए आवश्यक तत्व हो गया। और दूसरा है पिंड का विस्थापन, ठीक है, पिंड का विस्थापन। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने स्थान से खसक जाना, बल की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में भी हो सकता है और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक कॉस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जो कोण बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है, जो कोण बनेगा उसको हम कॉस थीटा से यहाँ पे दर्शाएंगे। यहाँ थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण है, ठीक है। ये थीटा क्या है? थीटा क्या है यहाँ पे? बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण है, ठीक है। आगे समझिए, आगे चलते हैं। कार्य की गणना हम कैसे करेंगे? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिमाणों का गुणनफल होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो वर्क है, वर्क क्या है? वर्क आरोपित बल F, ठीक है, तथा बल की दिशा में किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन को हो गया D, और जो हो गया जो कोण यहाँ पर बनेगा D cos थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्या हो गया? गुणनफल। ये हो गया गुणनफल। बल और विस्थापन का जो गुणनफल है, जो थीटा बनाते हुए, जो कोण बनाते हुए, उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। W बराबर क्या होता है? F इंटू D cos थीटा। यहाँ देख ये कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में एक निश्चित कोण पर विस्थापन, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू D, बल की दिशा से एक निश्चित कोण पर विस्थापन, यानी विस्थापन यहाँ D हो जाएगा, और कोण का यदि यहाँ जिक्र करेंगे तो cos थीटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे समझ में, D cos थीटा। ये यहाँ पे देखिए आप, ये चित्र है, चित्र समझने का प्रयास कीजिए। ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु को खींच रहा है, ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति इसको खींच रहा है, किसमें? यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, ठीक है, फोर्स लगा रहा है इस दिशा में। तो ये जो थीटा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ये cos थीटा यहाँ पे लग रहा है, ठीक। मतलब ये जो थीटा है, ये जो थीटा को जब हम यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे तो वो cos थीटा के अंतर्गत हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे क्यों रखेंगे? ये एक जो गणितीय गणना है, गणितीय गणना के अंतर्गत ये है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये cos थीटा sin थीटा। ये सारे ये तत्व है, ठीक है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है वो उसमें आएगी। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि cos थीटा ही क्यों आ रहा है, sin थीटा क्यों नहीं आ रहा है। तो सिर्फ आप इतना यहाँ पे याद रख लीजिए, क्योंकि हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आप सिर्फ इसका जो फॉर्मूला वो याद रखिए, और जो cos थीटा है यहाँ पे आता है वो याद रखिए, आपका काम बन जाएगा बहुत अच्छे से। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है जिसे J से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसका मात्रक? जूल, और इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य के साथ साथ ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल, ऊर्जा, ठीक है। हम जब आगे देखेंगे, आगे जब ऊर्जा का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। कार्य का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी है। क्यों है यहाँ पे न्यूटन मीटर भी? क्यों है अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी? क्यों है? क्योंकि देखो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। और जो विस्थापन है, विस्थापन को हम जो दर्शाते हैं, ठीक है, विस्थापन यानी ये एक बिंदु दूसरे बिंदु तक विस्थापन, तो हम इसको मीटर में नापेंगे, ठीक है। इसको नापेंगे कहाँ में? इसकी लंबाई मीटर में नापेंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर। NM वर्क का
यानी कार्य का एक अन्य मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, यहाँ पे समझना, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये यहाँ पे 1 जूल की परिभाषा दी गई है। 1 जूल की परिभाषा कैसे यहाँ पे दी गई, देखिए 1 जूल, 1 जूल कब आएगा यहाँ पे, 1 जूल की परिभाषा 1 न्यूटन यहाँ पे बल लगेगा और 1 मीटर वहाँ पे विस्थापन होगा। ठीक, कैसे कैसे होगा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर होता है, 1 मीटर यहाँ पे विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, डेफिनेशन समझ में, वर्क बराबर एफ इंटू डी, यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो विस्थापन है 1 मीटर होगा और एफ बराबर बल, तो एक न्यूटन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जूल बल की परिभाषा यहाँ पे निकलेगी। सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग, और 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, कार्य की प्रकृति हम देखते हैं, कार्य की प्रकृति भी हम देखेंगे। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशंस है और यहाँ पे हम जो एक एक कंडीशन को हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। कार्य की प्रकृति के अंतर्गत धनात्मक कार्य जो है इसमें देखते हैं, यानी पॉजिटिव वर्क क्या होता है। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा, ध्यान समझिए यहाँ पे, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य जो कोण बनेगा, जो मध्य न्यून कोण बनेगा, वो 0 से लेके 90 के बीच यदि हो, यानी 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है F बराबर W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, सारा यहाँ पे थीटा का खेल है। जितना भी ये प्रकृति हम पढ़ेंगे ना, तो सारा खेल किसका, थीटा, यानी कोण का। कोण ये यहाँ पे देखिए, ये जो कोण जिस कोण से खींच रहे हैं ना, जिस कोण से इस वाले चित्र में जिस कोण से खींच रहे हैं ना थीटा, इसी कोण का सारा यहाँ पे खेल है। तो इसी से हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य यहाँ पे हम जो है कार्य की प्रकृति के अंतर्गत यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्य का अधिकतम मान कब आएगा, या फिर कार्य के जो न्यूनतम मान है वो कब आएंगे। वो न्यूनतम मान में हम आएंगे, ऋणात्मक कार्य वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आएगा, और जो शून्य वाला रहेगा फिर उसमें जो प्रकृति है उसके अंतर्गत हम और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब दिया गया है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है इसका। ठीक, ये फॉर्मूले में हम रखेंगे थीटा का मान। तो यहाँ पे जब कंडीशन बोल रहा है कि कार्य का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, कार्य का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य जो कोण है 0 डिग्री का कोण हो। ठीक है, 0 डिग्री 0 अंश का कोण हो तो किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा, किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। अब 0 अंश क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ पे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा का खेल मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे कॉस थीटा का मान यहाँ पे देखेंगे, कॉस थीटा का मान जितना आएगा, कॉस थीटा का मान जितना मैक्सिमम आएगा यहाँ पे वर्ग उतना ही मैक्सिमम होगा। देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे देखिए इस वाले चार्ट में देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस का 0 डिग्री में इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे देखिए कॉस जीरो का मान है 1। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे देखिए कॉस जीरो एक से बड़ी वैल्यू यहाँ पे है क्या, नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो मान देगा, धनात्मक जो मान देगा वो देगा कॉस 0 डिग्री पे। ठीक, 0 डिग्री पे
जब ये खींचेंगे वस्तु को तो यहाँ पे सबसे अधिक कार्य होगा। अब देखते हैं कैसे होगा, ये देखो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू यहाँ पे D हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा कॉस 0, यहाँ पर रखेंगे कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, W बराबर F इंटू डी कॉस 0 का मान कितना है 1, तो 1 गुणित 1, ठीक है। तो W बराबर F इंटू डी, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे किया गया कार्य मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, ठीक। और यहाँ पे धनात्मक वाली जो कैटेगरी है, धनात्मक कार्य कब कब होगा, यहाँ पे धनात्मक कार्य का मान यहाँ पे दे रखा है 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉस 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस कॉस का मान 30 डिग्री आ सकता है, कॉस का मान 45 डिग्री, मतलब कॉस जो थीटा है, थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री यदि आएंगे तो कार्य होगा धनात्मक। यदि थीटा का मान होगा कितना, कॉस थीटा का मान होगा 60 डिग्री तो कार्य होगा धनात्मक। यानी 0 से अधिक और हो जाएगा यहाँ पे 90 से कम, 90 से कम, तब होगा क्या, यहाँ पे कार्य होगा धनात्मक कार्य होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है, कॉस 0 की वैल्यू है 1, कॉस यहाँ पे है कॉस 30 की वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे करनी 3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/2। आ गया समझ में। तो ये सारी वैल्यूज है धनात्मक कार्य के लिए, ठीक है। किसी वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी वस्तु को खिसकाना या कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य के उदाहरण है, धनात्मक कार्य के यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक। धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन करता है, ठीक है। जो पिंड पर जो बल लगाते हैं वो पिंड की गति का समर्थन करता है, अर्थात उसकी गति में सहायक है। जो भी बल लग रहा है उसी जो बल लग रहा है, ठीक है, वो गति का समर्थन करेगा। मतलब जिस साइड हम बल लगाएंगे उस साइड जो वस्तु है वो उस साइड विस्थापित होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। कार्य की अन्य प्रकृति के अंतर्गत हम देखेंगे ऋणात्मक कार्य। ये क्या होता है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो F इंटू डी कॉस थीटा है ना, यहाँ पे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पर ही यहाँ पे सारी चीजें हो जाएगी, ठीक। तो कॉस थीटा का मान आगे पीछे होगा, तो यहाँ पे इसकी जो प्रकृति है वो चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण, ठीक है, आरोपित बल यहाँ पे देखिए ये चित्र में देखिए F बराबर यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, ठीक। तो किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक यानी 90 अंश से अधिक परंतु 180 से कम हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 से अधिक बोला है, ठीक है, यानी 90 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। 90 अंश का जो कोण है वहां पे यानी कॉस 90 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। और कॉस इसके बाद आता है कॉस 120, ठीक है, कॉस 120 का मान होता है ऋण 1/2, ठीक है। कॉस 135 डिग्री का मान होगा ऋण 1/2, ठीक है। कॉस 150 का मान होगा ऋण 3/2 और कॉस 180 का मान होगा ऋण 1, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो थीटा है, ठीक है, जो थीटा में यहाँ पे यदि 120 अंश यानी थीटा यानी यहाँ पे जो कोण है 120 अंश के कोण से खींचेंगे या 135 अंश के कोण से खींचेंगे या 145 अंश के कोण से खींचेंगे या फिर 180 अंश के कोण से खींचेंगे तो जो कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे यदि इसका हम कॉस थीटा के साथ में इसको रखेंगे, इस फॉर्मूले के साथ में रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस में, ठीक है। कॉस थीटा के साथ में इसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगी, इसलिए इसको हम इस कोण के अंतर्गत किए गए कार्य को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, ये थीटा जो होना चाहिए वो, ठीक है।
आगे समझ में। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, ठीक है, जबकि गेंद का विस्थापन या फिर गति ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में यह ऋणात्मक कार्य हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये चित्र की सहायता समझिए। यहाँ पे गेंद को ऊपर की ओर उछाला जा रहा है, ठीक है, गेंद को ऊपर की ओर उछाला जा रहा है, तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ऋणात्मक कार्य होगा। गेंद की दिशा ऊपर है, ठीक है, ये है गेंद की दिशा, और जो गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा है वो है नीचे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा है वो नीचे। तो यहाँ पे जो जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है यानी थीटा बन रहा है वो कितना है, 180। और 180 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 180 का मान कितना होगा, कॉस 180 का मान कितना होगा, कॉस 180 डिग्री का मान यहाँ पे ऋण 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एफ बराबर डब्ल्यू बराबर, फिर से मिटा के बता देता हूँ, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे है एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे एफ इंटू डी कॉस थीटा यानी कॉस, यहाँ पर रखेंगे हम 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री 180 अंश, तो एफ इंटू डी, यहाँ पे कॉस 180 का मान कितना है, ऋण 1। यहाँ पे देखिए कॉस 180 का मान क्या कितना है, ऋण 1। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी, ठीक है, माइनस एफ इंटू डी इतना हो जाएगा। तो ये कार्य कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य यहाँ पे होगा, ठीक है। ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का विरोध करता है, ठीक है, यानी उसकी गति में बाधक है, जो आरोपित बल है उसकी गति का विरोध करता है। और यहाँ पे क्या कर रहा था, जो धनात्मक कार्य गति का समर्थन कर रहा था, ठीक। अब हम पढ़ेंगे ऋणात्मक कार्य के अंतर्गत जो अन्य चीजें हैं, जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जब किसी खुरदरी सतह पर वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को खुरदरी सतह पर चलाएंगे हम, ठीक है, तो जो घर्षण बल है विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, अतः घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, यानी उस जो कार्य का वो अपोज करेगा, जिस साइड हम धका रहे हैं उसको, वो उसका विरोध करेगा। तो यहाँ पे जो बल द्वारा किए गया कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये इस वाले चित्र में घर्षण बल इधर लगेगा, विस्थापन हम इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है। तो एक दूसरे को विरोध करेंगे, एक दूसरे का यहाँ पे समर्थन नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे की गति में बाधक होंगे, ठीक है, यानी जो एक दूसरे हैं जो वो वस्तु की गति में बाधक होंगे। अगला हम देखते हैं जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर में विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, ठीक है। पत्थर को हम उठाए, पत्थर या किसी चीज को मान लीजिए इसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं उठा रहा हूँ ऊपर, तो इसमें जो कार्य हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर, लेकिन हम इसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो इसका जो विस्थापन है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक कार्य का एग्जाम्पल। अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, किंतु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है। आया समझ में, वस्तु द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है, लेकिन बाल्टी का पानी हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, बाल्टी का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में ये कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक। आगे समझ में तीनों एग्जाम्पल। अब शून्य कार्य हम देखते हैं। ये फोटो में कुछ उटपटांग चीजें हुई, रुक जाइए। अब ठीक है। अब शून्य कार्य कब होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक देखा था कि 0 से लेके 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होने चाहिए, 0 अंश से 90 अंश के बीच में होना चाहिए,
और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया था 90 से 180 के बीच होना चाहिए, ठीक है। 0 से 90 के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था धनात्मक, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ऋणात्मक। थीटा, ये थीटा के मान है, ठीक, थीटा के मान है। तो यहाँ पे एक एक चीज छूट आ रहा था, या तो इससे कम बोल रहा था या तो इससे अधिक बोल रहा था। तो यहाँ पे एक चीज छूट आ रहा था 90, यानी 90 डिग्री पे जो भी कार्य होगा वो होगा शून्य कार्य होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला है, यानी कार्य का सूत्र है। F इंटू डी कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। तो F इंटू डी डी इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो W बराबर हो जाएगा जीरो, मतलब शून्य कार्य होगा वहाँ, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे परिभाषा के तौर पर देखते हैं इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा उसमें विस्थापन शून्य होता है, अथवा वस्तु के विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। विस्थापन एक तो विस्थापन शून्य हो जाए, एक तो विस्थापन वहाँ पे शून्य हो जाए। देखो एफ बराबर W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, या तो दो चीजें होगी। हमने अभी कॉस थीटा के संदर्भ में देखा था, कॉस थीटा यदि 90 हो, यानी कॉस का जो थीटा है यानी कॉस 90 डिग्री हो, तो कार्य शून्य हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन यहाँ पे डीवी तो दिख रहा है यहाँ पे, डी यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी हम यहाँ पे इसका विस्थापन भी कुछ ना हो रहा हो, ठीक है। बल लगा रहे हैं लेकिन उसका विस्थापन भी कुछ नहीं हो रहा हो, तो भी कार्य कौन सा हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा, ठीक है। कार्य कौन सा होगा, शून्य कार्य होगा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। यदि स्थिति में पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन, इस स्थिति में पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। यदि यदि यहाँ पे W बराबर 0 होएगा तो पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कुली जो अपने सर पर सूटकेस उठाकर चल रहा है, उसके द्वारा सूटकेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य कैसे होगा, ये देखो, ये वाले चित्र में हम देखते हैं, चित्र मैंने डाला था, हाँ ये है शून्य कार्य का एग्जाम्पल, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए इसने अपने कंधे पर रखा है या फिर सर पर रखा है, ठीक है। तो ये बल किसके कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा रहा है, ठीक, ऊपर की ओर लगाएगा बल, तो ये बल क्या हो जाएगा, बल की दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, और ये चलेगा कैसा, ऐसा चलेगा, ठीक है। सामने चलेगा तो उसकी गति होगी सीधी, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे बल लगेगा ऊपर की ओर और उसकी गति होगी इस दिशा में, तो ये एक दूसरे के लंबवत हुई कि नहीं। यहाँ पे लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब बल की दिशा और गति, बल की दिशा और गति में के बीच जो कोण रहता है वो लंबवत, जो कोण रहता है वो 90 डिग्री होगा, या फिर जो बल की दिशा और जो गति है, गति एक दूसरे के लंबवत रहेगी, तो फिर कार्य शून्य होगा, ठीक है। कार्य शून्य कैसे होगा, यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ये सारा खेल यहाँ पे थीटा का है, मैं आपको पहले ही बता दिया, कॉस थीटा का सारा खेल है यहाँ पे, ठीक है। और अभी शून्य कार्य में यहाँ पे डी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। F इंटू डी कॉस थीटा, थीटा यानी 90 डिग्री, ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री यानी 90 अंश होगा। W बराबर F इंटू डी इंटू यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, cos 90 हो जाएगी 0, तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा, 0, ठीक है। आगे समझ में, वर्क हो जाएगा 0। तो ये जो थीटा है, जो एंगल बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। वर्क यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे बल की दिशा और जो वेलोसिटी रहेगी वो एक दूसरे के लंबवत रहेगी, तो यहाँ पे कोण बनेगा 90 अंश का, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जब एक सरल लोलक सिंपल पेंडुलम दोलन करता है तो डोरी में उत्पन्न तनाव गोलक के विस्थापन के लंबवत होगा। जब लोलक दोलन करता है तो डोरी में उत्पन्न जो तनाव होता है, ठीक है, ये लोलक
जब दोलन करेगा, ये दोलन करेगा, ठीक है, माध्य के दोनों ओर दोलन करेगा, तो जो डोरी में उत्पन्न तनाव है, ठीक है, ये मान लीजिए ये डोरी है, ठीक है, ये डोरी है, ये डोरी में जो उत्पन्न तनाव है, उत्पन्न तनाव गोलक के विस्थापन के लंबवत होगा, गोलक का जो विस्थापन होगा उसके लंबवत होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये वाले इसमें देखिए, यहाँ पे ये है, ये ऐसा घूमेगा, ठीक है, इस प्रकार ये मतलब दोलन करेगा, तो यहाँ पे जो डोरी पे जो तनाव है वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, डोरी का तनाव ऊपर की ओर लगेगा, और ये जब मूव करेगा, ठीक है, दोलन करेगा, तो इसकी दिशा ऐसी रहेगी, तो यानी ये एक दूसरे के लंबवत है, यानी यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण, और 90 अंश का कोण यदि बना तो कार्य हो जाएगा शून्य, जैसा कि हम कंडीशन में देख चुके हैं। कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, कॉस थीटा में यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 0, और 0 हुआ तो यहाँ पे W बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल यहाँ पे है, वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु पर अभिकेंद्री बल द्वारा किए गया कार्य सदैव शून्य होता है, ठीक है, वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु पर अभिकेंद्री बल द्वारा किए गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन इधर इधर होगा इसका, और ये जो बल है ये यहाँ पे, इसकी जो दिशा है, इसकी जो दिशा इस तरफ होगी ऐसी, ठीक है, जब ये कोई मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी दिशा ये होगी, यहाँ पे एक मिनट फिर से साफ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कोई वृत्तीय मार्ग है, वृत्तीय मार्ग में कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, यहाँ से गई यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी दिशा ये होगी, 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 लेकिन यहाँ पे जो बल लगेगा वो इधर की ओर होगा, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर, इधर की ओर, यानी ये जो है विस्थापन की दिशा ये इधर की ओर होगी, इधर की ओर, ठीक है, यहाँ पे भी इधर की ओर, यहाँ पे भी इधर की ओर, यहाँ पे यानी कहने का मतलब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी बनेगा 90 डिग्री का कोण, यानी ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो लंबवत होंगे, 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है, 90 डिग्री जब आ गया तो हम उस वाले फॉर्मूले में हम रख लेंगे W/F/d कॉस थीटा में यहाँ पर रख लेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 और W बराबर आ जाएगा 0, ठीक है, आगे समझ में। अब पढ़ते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर दे, ऊर्जा कहलाती है। मैं रिपीट करता हूँ, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर दे, ऊर्जा कहलाती है। अतः ऊर्जा से ही कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है, आपके पास एनर्जी रहेगी तभी तो आप कोई काम करेंगे, ठीक है, इसका एकदम साधारण भाषा में ये समझ लीजिए, यदि आपके पास एनर्जी रहेगी तो आप काम करेंगे, और यदि आपको परिभाषा के तौर पर देखना है, वह भौतिक राशि है जो ऊर्जा है, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर दे, ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार किसी वस्तु या वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। किसी यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड परिभाषा है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाएगी, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है जूल, यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक होता है जूल, ठीक है, इसको जे से दर्शाते हैं, जे, तथा सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक यहाँ पे समान है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। सीजीएस मात्रक होता है अर्घ, और इसकी विमा हम देखते हैं, तो विमा है ऊर्जा की एम यहाँ पे देखिए mL2T की घात -2, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रकार की ऊर्जा का विमेय सूत्र यही होता है, क्या होता है, mL की घात 2 और T की घात -2, सभी प्रकार की ऊर्जा जो भी हम ऊर्जा के प्रकार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, हम वहाँ पे देखेंगे, तो उसमें सभी प्रकार की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mL की घात 2 T की घात -2 होता है। इसकी प्रकृति हम देखते हैं, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक। ऊर्जा के कई और रूप होते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इन सभी प्रकार की ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा किसके अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण के नियम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे।
यहाँ पे हम देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा देखते हैं, यानी सोलर एनर्जी क्या होती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर कुकर, सोलर पैनल आदि सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण है। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी किस किस को कहेंगे, नाभिकों के विखंडन या फिर नाभिकों के संलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकों के विखंडन और नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे यूरेनियम और या फिर थोरियम से प्राप्त ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा है मैकेनिकल एनर्जी, वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यानी यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार से देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे आएगी गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को संयुक्त रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चाबी, भरी हुई घड़ी, फेंके गए पत्थर, खींचा हुआ तार आदि यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। प्रकाश ऊर्जा देखते हैं, ऑप्टिकल एनर्जी, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उस पर प्रकाश जाके टकराता है, टकरा के वहाँ पे जो परावर्तित होता है, तो हमको फिर वहाँ पे जो वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है। इस प्रकार का कंसेप्ट होता है। वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जैसे सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि में संचित जो ऊर्जा रहती है वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा हम देख चुके हैं कैसा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर ही क्या बनती है, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। परिभाषा देख लेते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति, स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किस कारण, गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या फिर अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न, गतिशील वस्तु में गति के कारण उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता यहाँ पे ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता यहाँ पे ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गति ऊर्जा कहते हैं। साधारण यदि लेमन भाषा में इसको समझने का प्रयास करें या एकदम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो किसी वस्तु की किसी गतिशील वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसकी गति ऊर्जा होती है। क्यों होती है, क्योंकि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा की माप, यदि हम उसको मापेंगे गतिशील ऊर्जा कितनी है, तो कार्य के उस परिमाण से इसकी मापते हैं। कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से वर्तमान अवस्था या फिर गति अवस्था या वेग तक लाने में किया गया है, ठीक है। कार्य के उस परिमाण से कर रहे हैं, ठीक है, कार्य के उस परिमाण से कर रहे हैं जो कि जैसे कोई ये वस्तु है, ठीक है, ये विराम अवस्था में यहाँ पे रखी हुई है, इसको यदि गतिशील अवस्था में ला दिए, ठीक है, तो यहाँ गतिशील अवस्था में लाने तक जो किया गया कार्य की माप होती है उससे हम मापते हैं क्या, इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखते हैं जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यानी गतिज ऊर्जा
यानी काइनेटिक एनर्जी के ई, यहाँ पे 1/2 होती है mv², ठीक है, ये होती है mv²। अब यहाँ पे देखो गति ऊर्जा, वस्तु के द्रव्यमान m, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है m बराबर द्रव्यमान तथा उसकी चाल या वेग v के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। v यहाँ पे द्रव्यमान और उसके वेग या चाल के वर्ग के गुणनफल, वेग या चाल के वर्ग के गुणनफल, किसके, द्रव्यमान या वेग या चाल के वर्ग के गुणनफल के आधी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गति ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, देखते हैं चलते वाहन की ऊर्जा, चलते वाहन यानी गतिशील वस्तु जो भी रहेगी उसमें क्या होगी, गति ऊर्जा होगी, ये आप याद रखिए, ठीक है। गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करते हो दोलक, चाबी भरी हुई घड़ी, ठीक है, तो ये इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, यहाँ पे होगी गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है 1/2 mv² इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी गई, यहाँ पे देखिए यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे पिंड का जो द्रव्यमान 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, द्रव्यमान हम कर देते हैं कितना, द्रव्यमान पहले था m और इसको 2 गुना कर देते तो कितना हो जाएगा 2m, यानी दो गुना यहाँ पे कर दिया क्या, द्रव्यमान, तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम m के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा दोगुनी होने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैसे होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले हम इसको रखेंगे m की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 2m रखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 1/2 m का मान कितना है, 2m हो गया इंटू v², ठीक है, कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे यहाँ पे इसको काटना मत इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा जो तरीका है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे काटेंगे नहीं हम इसको, 202 को भागने देंगे, यहाँ पे देखो 2 को हम बाहर ला लेंगे, ये 2 है इसको हम बाहर ला ले रहे हैं, ठीक है, 2 को बाहर ला ले रहे हैं और 1/2 mv² को अंदर रहने दे रहे हैं, ठीक है, 1/2 mv² को हम अंदर रहने दे रहे हैं। अभी यहाँ पे ऐसा क्योंकि हम देखते हैं आगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 mv², तो 1/2 mv² किसका मान होता है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना, 1/2 mv², तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 mv² का मान, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे रखें 1/2 mv² को हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, 1/2 mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। तो हम 1/2 mv² को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो गतिज ऊर्जा आ रही है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। यहाँ पे भी यही इसमें बताने का प्रयास किया है, यदि हम पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। आगे समझ में, ये 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना हो गया तो ये पिंड की गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। आई होप आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी इस चीज में। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिया है, यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया है, फिर से वही कंडीशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा 1/2 mv² हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया है, द्रव्यमान हम आधा कर देते हैं, द्रव्यमान कितने कर देते हैं, द्रव्यमान को हम आधा कर देते हैं यानी m/2, ठीक है, पहले क्या है, द्रव्यमान m है, m को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे m/2 यानी आधा, 1/2 यानी m/2, ठीक है, ये आधा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 m की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे mv², 1/2 m की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे m की जगह रखेंगे m/2 उड़ित v², ठीक है, ये हो गया 1/2 उड़ित v²। अब यहाँ पे देखो आप कोशिश करो कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो वहां पे वैसे ही रहे और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज जो आई है वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखें 1/2
एम वी स्क्वायर हमने अंदर रहने दिए, ठीक है, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से इसको रिप्लेस करना है। अब देखो 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर, हमने ये बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा कितना 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे बचा, 1/2 बचा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे 1/2 को 1/2 लिख दिए, ठीक है, एम वी स्क्वायर को एम वी स्क्वायर 1/2 गुणित एम वी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ये कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है एम, यहाँ पे समझिए m/2 वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर है, तो एम वी स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 को हम ऐसा लिख देंगे 1/2 गुणित एम वी स्क्वायर, तो किसी को कोई तकलीफ यहाँ पे, तो यहीं पे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हुआ यहाँ पे, ठीक। तो 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ पे हुआ, 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, और एम वी स्क्वायर किसका मान है? काइनेटिक एनर्जी का मान है। आगे समझ में? तो ये खेल यहाँ पे हो रहा है, इतना सारा खेला यहाँ पे हुआ है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 1/2 क्या रखेंगे के इंटू ई, तो क्या हो जाएगा, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, यदि हम द्रव्यमान को घटाकर आधा कर देंगे, द्रव्यमान को घटाकर हमने आधा कर दिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी रह जाएगी या आधी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आधी, ठीक है। आगे समझ में? जो पहली लाइन थी इसका जो पूरा अर्थ है मैंने आपको बता दिया, पूरे जो फिजिक्स वाली लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और इसको अच्छे से और बता दूंगा यदि आपको नहीं आया हो तो। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग, ये दूसरी कंडीशन है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन को हम देख रहे हैं कुल मिला के, ये जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन, ठीक है, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी के जो चेंज होते हैं किसके कारण होते हैं ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे एम के कारण होगा और वी के कारण होगा, तो एम के कारण जो चेंज हुआ है हमने देख चुके हैं, अब वी के कारण हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वाली जो लाइन है इसमें। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, ठीक है, पहले किसी गतिशील पिंड का वेग है v, ठीक है, v यहाँ पे, और इसको बढ़ाकर हम 2v कर देते हैं, ठीक है। पहले इसका वेग कितना है, किसी गतिशील पिंड का v है, इसको बढ़ाकर हम 2v कर देंगे, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे v का मान हम क्या रख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणित एम गुणित v का मान कितना रख रहे हैं यहाँ पे 2v रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिंड का वेग बढ़ाकर 2 गुना करना है, तो 2 गुना करना है 2v, ठीक है, 2v करना है, v का मान यहाँ क्या है 2v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे v को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक, v को चेंज कर रहे हैं किसमें 2v में, 2v कर रहे हैं, तो 2v के होल में स्क्वायर आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यानी गति ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे 1/2 गुणित 2 गुणित एम वी स्क्वायर, यहाँ पे 2 के साथ 2 गुणित एम वी स्क्वायर। ये देखो फिर से मैं इसको लिख के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे, अरे यार कहाँ गए, रुको, हाँ ये पेन, ठीक, पेन ला ली, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 एम गुणित 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, v की घात 2 कितना हो जाएगा v2, ठीक है, वी स्क्वायर यानी हो जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना 1/2 एम वी स्क्वायर गुणा 4, ठीक है। ये देखो मैंने इसको अरेंज कर लिया, मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, मेरा मकसद ये है कि 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ पे लाना है, 1/2 एम वी स्क्वायर लाना है, ताकि हम तुलना कर सकें कि चेंज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, 4 को हम बाहर लिख देते हैं सामने, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर, और 1/2 एम वी स्क्वायर किसका मान है यहाँ पे, 1/2 एम वी स्क्वायर मान है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। तो यदि हम काइनेटिक एनर्जी बराबर
4 यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखे 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये कोई गलत नहीं होगा, कोई किसी कोई दुख तकलीफ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 4 गुना यहाँ पे हो जाएगी, जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ठीक है, क्या क्या करने पे, वेग को दोगुना करने पे, यहाँ पे ये कंडीशन, वेग को हम 2 गुना किए तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, यदि पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए, यहीं पे देख लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 1/2 mv²। यहाँ पे v को क्या कर रहे हैं हम, आधा, यानी v/2 कर देते हैं। ठीक है, v को हम क्या कर देते हैं, v/2 कर देते हैं, यानी वेग को हम आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, एक चौथाई रह जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये कैसे होगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा m v का मान हम कितना रख रहे हैं, v का मान रख रहे हैं v/2 का मान रख रहे हैं, और इस वाले पद में क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित m गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे, v²/4। 4 कैसा है पता है, 2 की घात 2 कितना होगा, 4, ये बटे में। ठीक, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 4 को मैं सामने ला लूँ तो कोई तकलीफ यहाँ पे, 1/4, ये 1/4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 को सामने लाएंगे, बटे में है तो 1/4 बाहर आ गया। अब क्या रहेगा, mv² और 1/2। ठीक है, तो 1/2 mv², इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1/2 mv²। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसकी कंडीशन, 1/2 mv², तो 1/4 गुणित 1/2 mv² क्या है, यहाँ पे 1/2 mv² है काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में, ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, 1/2 mv², तो हम यहाँ पे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे तुलना हो गई, क्या हो गई कि यदि हम पिंड का वेग घटाकर आधा कर देते, पिंड का वेग क्या किया हमने, आधा कर दिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। यहाँ पर रह गई 1/4, 1/4, 1/4 क्या रहेगी उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो इतना जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है बहुत ही डीप में जाकर दे रहा हूँ मैं, और आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपको नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ज़्यादा हाई हो रहा हो तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगे कि बहुत हाई हो रहा है या कुछ या और हमको और आसान भाषा में समझना है, तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम इसका जो लेवल है वो और मतलब साधारण भाषा में करने का प्रयास करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को उसकी सामान्य स्थिति से हटाया जाता है या विरूपित किया जाता है, तो ऐसा करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, वस्तु को हम यहाँ पे हटा रहे हैं या फिर इसकी स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं, तो स्थिति परिवर्तन करने के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं, तो यही कार्य जो क्या कहलाएगा, यही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु की विशेष स्थिति, विकृति अथवा अभिविन्यास के कारण उस वस्तु में निहित ऊर्जा की मात्रा वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। किसके कारण, विशेष स्थिति, विकृति, अभिविन्यास के कारण उस वस्तु में निहित जो ऊर्जा, उस वस्तु में ऊर्जा जो है निहित है की मात्रा वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। यानी हम साधारण भाषा में क्या समझे कि उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है वो हम क्या कहलाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, इसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पी को हम ऊपर रखते हैं और बेस में लगा देते हैं ई। ठीक है, या तो हम पीई ऐसा लिखेंगे या फिर पीई साथ में लिख देंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। धनुष की खींची हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है जो तीर को गति प्रदान करती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। बांध में रुके हुए
पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है स्थिति के कारण, जिससे टरबाइन पर गिराकर जल विद्युत ऊर्जा जो है पैदा की जाती है। चाबी भरने पर उसके घड़ी में चाबी भरने पर उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो घड़ियों की सुइयों को चलाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्थितिज ऊर्जा का। अगला एग्जाम्पल है पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यदि हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति के कारण जो उसकी ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति और किसी पिंड की विशिष्ट संरचना, ये कारण उस पिंड में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसे पीई या यू से दर्शाते हैं, यू से भी इसको दर्शाते हैं। देखो, एक तो पीई से दर्शाएंगे या फिर पी को हम यहाँ रखेंगे और बेस में लगा देंगे ई, नीचे लगा देंगे ई। ठीक है, या फिर हम इसको यू से दर्शाएंगे, 3 चीजों से दर्शाएंगे, 1 2 3, या फिर यू से दर्शाएंगे या पी साथ में लिखेंगे या फिर पी और अब नीचे लिख देंगे ई। स्थितिज ऊर्जा का मापन हम देखते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मापन देखते हैं। माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ठीक है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, यहाँ पे देखिए, ये कोई m द्रव्यमान का पिंड है, इसको पृथ्वी तल से h ऊंचाई, पृथ्वी का ये तल है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई, ये h ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है कितनी, h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल, पिंड को जब ऊपर ले आने की जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है उसमें, मतलब जो क्रिया होती है उसमें जो लगे गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए ये कोई पिंड है, पिंड को हम ऊपर ले आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर ले आ रहे हैं, ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है, पिंड या कोई वस्तु है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऊपर ले आ रहे हैं, तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण वाले वो नीचे की ओर लगेगा, लेकिन हम इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, विरुद्ध इसमें कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब, जब यहाँ पे h ऊंचाई तक हम ले जाएंगे तो किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, गुरुत्व बल यानी F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। सॉरी, यह है कार्य ही, ये जो कार्य होता है इसको ही यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहाँ पे जो कार्य किए हमने इस वस्तु को यहाँ से h हाइट पे ले गए, जिसमें जो कार्य हुआ है यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आगे समझ में। और जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर mgh। तो यहाँ पे U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बराबर U हो गया। ठीक है, m क्या हो गया, द्रव्यमान, g क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या हो गया, ऊंचाई। पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर पिंड के गुरुत्व बल यानी F बराबर mg के विरुद्ध h ऊंचाई में उठाने में किया गया कार्य ये होता है। U बराबर पिंड का भार गुणित ऊंचाई, U बराबर पिंड का भार ये क्या है, पिंड का भार यहाँ पे क्या है, पिंड का भार यहाँ पे देखते हैं, पिंड का भार है, भार क्या होता है, F बराबर यहाँ पे mg हो गया। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे आया, इसकी यहाँ पे बात हो रही, U बराबर यहाँ पे जो U बराबर mgh है वो कैसे है, यहाँ पे बात हो रही है। देखो, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा मतलब U बराबर होता है पिंड का भार गुणित ऊंचाई, U बराबर पिंड का भार क्या हो, भार को हम कैसे मापते हैं, भार बराबर होता है F बराबर mg, तो भार को हम क्या नापेंगे, mg गुणित ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई को हम h लेंगे, तो U बराबर mgh, ये आ गया। ठीक है, आगे समझ में। अब स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं हम देखते हैं। किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे
पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा होगी। धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, ठीक है, उसमें जो ऊर्जा संचित होगी उसको हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब जो ग्रेविटेशन के संबंध में हो रही है। प्रत्यास्थ मतलब जो प्रत्यास्थ यानी जो खिंचाव के कारण, प्रत्यास्थ मतलब खींचना, ठीक है, तो खिंचाव कारण जो हो रही है वो कौन सी कहलाएगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और स्थिर विद्युत कारण या स्थिर विद्युत के संबंध में जो स्थितिज ऊर्जा हो रही है वो कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में अंतर हम देखते हैं। अंतर से पहले हम ये जो टर्मोलॉजी यहाँ पे दी गई है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में पढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा शून्य माना जाता है। पृथ्वी तल यदि तल पे है तो इसकी स्थिति ऊर्जा शून्य माना जाएगा। क्यों U बराबर mgh होगा। यदि हाइट उसकी 0 है, h बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0। आ गया समझ में। हाइट यदि पृथ्वी तल पे है यानी उसकी जो हाइट बराबर 0 है, तो u का मान कितना होगा mgh। आ रहा समझ में, मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे u का मान mgh होगा। ये देखो, हाइट बराबर 0, u बराबर mgh, तो h की वैल्यू क्या रख देंगे, u बराबर m इंटू जी इंटू 0। h की वैल्यू यहाँ पे 0, तो u बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा का मान, उसकी स्थिति ऊर्जा को शून्य माना जाता है क्योंकि हाइट यहाँ पे 0 होती है, वहीं पे होती है। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर, ठीक है, स्प्रिंग खींचे तो वहां प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होगी। घड़ी में चाबी भरने पर उसमें जो संचित ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। अगला है स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। ये क्या होती है, विद्युत आवेशित कण जो विद्युत आवेशित कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात विद्युत आवेशित निकाय में जो स्थिति ऊर्जा होती है जिसे स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेशित निकाय में स्थिति ऊर्जा होती है जिसे हम स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश में जो निकायों में जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनमें मध्य आकर्षण होता है। आवेश विपरीत प्रकार के जैसे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो इसमें धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो इसमें जो आकर्षण होगा, जो बल होगा उनके मध्य कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है। और यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी धन और धन है तो एक दूसरे को, यानी धन और ये धन है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या ऋण और ऋण है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि धन और ऋण है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने पर निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। कब होती है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर।
अब पढ़ते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ने से पहले हम इसमें अंतर देख लेते हैं। अंतर हम देख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो अंतर है वो देखते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे थे तो इसके प्रकार को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे आ गए थे। अब हम इसी स्लाइड में आ रहे हैं। इसी स्लाइड में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर हम देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो होती है क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ठीक है, क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ पे देख लो, U बराबर होता है mgh और ke यानी काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, 1/2 mv²। तो यहाँ पे परिवर्तन देखो, यहाँ पे यदि हाइट यानी ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो किसमें परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा में वेग में जब परिवर्तन होगा, यहाँ पे वेग यानी v में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा अंतर देखते हैं। ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ऊंचाई पर विरामावस्था में यदि ये कोई वस्तु यहाँ पे होल्ड है, ये कोई यहाँ पे विराम अवस्था में है, तो इसमें जो या फिर ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये ऊंचाई में, यहाँ से ऊंचाई में तो ऊंचाई में विराम अवस्था में है, तो स्थित पिंड में केवल इस पिंड में केवल, या फिर इस पे ये कोई यहाँ पे विराम अवस्था में, तो इसमें केवल कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, हाइट के कारण ऊर्जा। ठीक है, स्थिति के कारण ऊर्जा U बराबर जो mgh है, तो यहाँ पे हाइट के कारण जो ऊर्जा होगी वो यहाँ पे होगी स्थितिज ऊर्जा। और गति ऊर्जा के बारे में बात करें तो ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। यदि ये गति में, ये गति कर रही, ठीक है, ये गति कर रही, ठीक है, ये स्थिति और गति कर रही है। तो गति जब कर रही है तो उसमें एक तो हाइट भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइट भी है, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है और ये गति भी कर रही है। तो हाइट के कारण होगी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, और गति के कारण होगी यहाँ पे कौन सी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर अवस्थित है तो गतिशील पिंड में स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों होगी। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है। स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जो स्थितिज ऊर्जा रहती है वो संचित ऊर्जा होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। किसी मानक स्थिति के सापेक्ष कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जो गतिज ऊर्जा है किसी स्थिति पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, जिसमें अंतर हम देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 अंतर हम देख चुके हैं। यदि आपको इसमें अंतर पूछा है तो आप अंतर आसानी से लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, अर्थात एक बंद व्यवस्था, क्लोज सिस्टम में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा हम ना तो बना सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम चेंज कर सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर जो रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये इस प्रकार जो चेंज होते हैं ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है हम उसे कर सकते हैं। लेकिन हम उसे, यदि आप बोलेंगे कि हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो ये नहीं हो सकती, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यहाँ पे देखिए, माना m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। ठीक है, प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा U का मान mgh तथा गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसलिए h ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। फोन का एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, h ऊंचाई पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। ये यहाँ से h ऊंचाई से यहाँ पे जब गिराएंगे उस कंडीशन की बात हो रही है। यहाँ पे जब ये स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे गिर रही है, ये गिर रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसी गिर रही है, तो यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे बात हो रही है।
तो प्रारंभ में स्थिति ऊर्जा का मान mgh होगा। यहाँ पे प्रारंभ में जब ये होगी तो इसका मान क्या होगा, mgh। यहाँ पे इस स्थिति के कारण इसकी जो ऊर्जा है वो होगी, कौन सी होगी, स्थिति ऊर्जा, उसका मान क्या होगा, mgh। यहाँ पे देखिए mgh ये होगा, ठीक है। ये स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो कौन सी कहलाएगी, mgh होगी, ठीक है, mgh होगी। तथा गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, शून्य इसलिए होगा क्योंकि इसमें ये यहाँ पे रुकी हुई है अभी, ये विराम अवस्था में, तो यहाँ पे गति ऊर्जा यानी 1/2 mv², यानी काइनेटिक जो एनर्जी है वो 1/2 mv² यहाँ पे 0 होगी। और यहाँ पे mgh क्या होगी, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा, यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे जब ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखते हुए चलते हैं अपन, ठीक है। जब ये यहाँ पे विराम में है, ठीक है, विराम में है, तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे कितनी होगी, 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी यहाँ पे mgh, ये स्थिति 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो समझाने का आपको यहाँ पे प्रयास करूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे गति ऊर्जा का मान यहाँ पे शून्य होगा कब, विराम में जब ऊपर रहेगी, ठीक है। इसलिए h ऊंचाई पर वस्तु की गति ऊर्जा शून्य होगी, गति यहाँ पे शून्य होगी, ऊंचाई पे है, ठीक है। वस्तु के नीचे गिरने पर स्थिति ऊर्जा में कमी आती है। वस्तु जब नीचे गिरेगी, यहाँ से जब नीचे आएगी, ठीक है, समझने का प्रयास करें, यहाँ से जब नीचे आएगी, यहाँ से जब ये नीचे आएगी तो इसमें स्थिति ऊर्जा में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है, मान लीजिए पहले इतनी हाइट है ये, ठीक है, ये इतनी हाइट पे रखी हुई है, इतनी हाइट पे रखी हुई है, ठीक है। ये जो है ये हाइट है, यहाँ पे ये जो वस्तु वो रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या, ये हाइट है, ठीक है, इतनी हाइट पे रखी हुई है। जब यहाँ पे हाइट कम होगी, ठीक है, हाइट कम होगी तो एच का मान कम होगा, एच का जो मान होगा, एच का मान होगा कम होगा, ठीक है। यदि वहाँ पे नीचे आएगी, नीचे गिरने लगती है वस्तु, जब नीचे, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, वस्तु के नीचे गिरने पर स्थिति ऊर्जा में कमी आएगी, वस्तु के नीचे गिरने पर स्थिति ऊर्जा में कमी आएगी और गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब नीचे आएगी तो स्थिति ऊर्जा में कमी होगी, यानी h यानी हाइट कम होगी, और गति में उसमें गति आएगी तो गति में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। न्यूनतम बिंदु पृथ्वी सतह पर यहाँ पे सतह पर पहुंची वस्तु की गति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, जब ये क्या कर रही है, यहाँ पे गति कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जब गति में है, जब गति में होगी तो जो उसकी जो एक मिनट यहाँ पे साफ कर देता हूँ। जब ये गति में है, ठीक है, तो गति में यहाँ पे क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जा रही है, कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा आ जा रही है। और यहाँ पे क्या, स्थिति ऊर्जा जो है ये क्या है, Pe बराबर mgh। तो यहाँ पे h का मान कम हो रहा है तो स्थिति ऊर्जा में कमी आ रही है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या हो रही है, जब गति में आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जब फॉल कर रही है, यहाँ पे गति में आ रही है, यहाँ पे जब गति में आ रही है, ये बीच वाला जो यहाँ पे पोर्शन है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब गति में आ रही है तो यहाँ पे गति ऊर्जा यहाँ पे इसमें आएगी, इस पिंड में, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होगी। अभी तीसरी कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। तीसरी कंडीशन में ये बोल रहा है, न्यूनतम बिंदु पृथ्वी सतह पर पहुंची वस्तु की गति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे पृथ्वी सतह पर पहुंचेगी, ठीक है, पृथ्वी सतह पर ये जब पहुंचेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा जो रही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और तथा स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। स्थिति ऊर्जा यानी Pe यहाँ पे शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, 0। जब तल पे आएगी तो हाइट 0 हो जाएगी। देखो हाइट 0 होगी, यहाँ पे कंडीशन समझने का प्रयास करो। यहाँ पे क्या होगा, mgh, h बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगी 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली जो कन्वर्जन है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन कैसे हो रहा है, जब यहाँ समझिए, जब ये विराम अवस्था में, अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये इतनी सारी कंडीशन में क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पे विराम अवस्था में, ठीक है, विराम अवस्था में है ये, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh, यानी ऊंचाई के कारण यहाँ पे क्या है, इसकी स्थिति ऊर्जा है। अब जब दूसरी कंडीशन में क्या है, गति अवस्था में आ रही है, जब गति अवस्था में आ रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है और जो स्थिति ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी उसमें कमी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइट कम हो रही है। जब तीसरी कंडीशन जब हमारा है, जब ये मूव हो रही है तो ये दूसरी कंडीशन होगी, और जब
तीसरी कंडीशन मतलब ये सतह पर आ गई, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जब ये आ गई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, और जो होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा वो सबसे कम होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का परिवर्तन, मतलब एक दूसरे से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई। यानी कि क्या है, यानी कि यहाँ पे समझिए, ये जो टोटल जो है यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो नियत है पूरी। जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इस वाली पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान अधिक है। और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। जब सतह पे आए तो सतह पे क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा हो गई और स्थितिज ऊर्जा कम हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या है, कॉन्स्टेंट है, नियत है। अब यहाँ पे देखिए, यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। इस वाले जो भी कन्वर्जन है वो यहाँ पे हम समझने का प्रयास किए और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट्स में कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको और यदि नहीं आया तो मैं इसको और आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये कि आपको समझ में आना चाहिए, रट के हमको चीजें नहीं लिखना है, ठीक है। समझ के जाओगे तो समझ के जाओगे, जिंदगी भर याद रहोगे। रटोगे तो सिर्फ एग्जाम में याद रह पाएगा, ठीक। तो ये आप समझिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा हम बोलेंगे, ठीक है। आगे समझ में, ऊर्जा का रूपांतरण है, हमें यहाँ पे देखते हैं। जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है, ठीक, कोई कारक है किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तथा जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहाँ पे ऊर्जा के रूपांतरण को समझिए आप। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य करने में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कैसे, जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तथा जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण समझ में आ गया आपको। अब ऊर्जा के रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग हम देखते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, अब आप बोलेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण का व्यवहारिक उपयोग हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इससे आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग हम देखते हैं, जो युक्ति या फिर जो यंत्र है और ऊर्जा का रूपांतरण उसमें किस प्रकार से होता है। विद्युत हीटर हम यूज करते हैं घरों में, उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में वहां पर बदला जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेंगे तभी तो पानी गर्म होगा, ठीक है। तो विद्युत हीटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो संरक्षित रहता है। आगे समझ में, लाउड स्पीकर में जो जब ऊर्जा का रूपांतर हम देखते हैं वो कैसे होगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए हम देखते हैं। विद्युत ऊर्जा रहती है लाउड स्पीकर में और उसको हम किस ऊर्जा में देखते हैं परिवर्तित होते हुए, ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में क्या होता है, हम विद्युत देते हैं, ठीक है, चाहे वो एसी करंट हो या फिर डीसी करंट हो, ठीक है, चाहे बैटरी से चले या फिर जो एसी है अल्टरनेटिव करंट से चले, ठीक है, या बिजली से चले, तो उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा वो विद्युत ऊर्जा से किस में होगा, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, स्पीकर्स में होगा। अब डायनेमो की बात करते हैं। डायनेमो में देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम इसका रूपांतरण करते हैं। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा यानी जो यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। कोई भी यंत्र के द्वारा उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
ठीक है। डायनामो वो लगा होता है ना, जैसे साइकिल वगैरह में जो पहले यूज होता था, साइकिल के रिंग में उसको लगा देते थे तो उसमें लाइट जलता था, उसके यांत्रिक ऊर्जा यानी फिर उसमें जो गति ऊर्जा होती थी उसके कारण, ठीक है। उसमें कन्वर्जन क्या हो रहा है, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी में देखते हैं, कार की बैटरी में क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, पत्थर जब फेंकते हैं तो उसमें पेशी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा आती है। हाँ, हमारी जो पेशी रहती है, पेशी से जो ऊर्जा ऊर्जा का जो रूपांतरित होती है किसमें होती है, गति ऊर्जा। किसी को हम फेंकेंगे या पत्थर को हम फेंकेंगे, ठीक है, पत्थर को जो फेंक रहे हैं या पत्थर को यो कोई पत्थर को फेंक रहे हैं तो हमारी पेशी ऊर्जा से किसमें कन्वर्जन हो रहा है ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। वाष्प इंजन समझते हैं, वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मा को किसमें परिवर्तित करता है, गति में। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण है, ठीक है। जलता हुआ कोयला, जलते हुए कोयले में क्या है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघट्य, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बिजली का चूल्हा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जो लाइट है, लाइट कैसे जलता है, यहाँ पे हम उसमें देंगे विद्युत दिए तो विद्युत से क्या निकालता है, वो निकालता है प्रकाश या फिर ऊष्मा, ठीक है, प्रकाश या ऊष्मा। तो यहाँ पे जो विद्युत बल्ब में जो ऊष्मा का जो रूपांतरण है वो इस प्रकार होता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में यहाँ पे चेंज होता है। परमाणु बम में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किसमें, नाभिकीय ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। सितार में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती में जो है रासायनिक ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, या फिर इसमें इसका रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा में इसी ऊर्जा गति ऊर्जा में यहाँ पे चेंज होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। इसी के कारण वहाँ पे हो रहा है, स्थिति हो रही है ऊपर, फिर यहाँ पे गति आ रही है। तो ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की ऊर्जा में क्या कन्वर्जन होता है, स्थिति ऊर्जा बदलती है गतिज ऊर्जा में। ये है रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन। इसमें क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। बिजली की घंटी या फिर टेलीफोन में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है या इसमें इसका रूपांतरण होता है। तो आई होप इसमें जो व्यवहारिक उपयोग है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। इतने सारे उपयोग मैंने आपको बता चुका हूँ, तो आप कम से कम इसमें 20 के आसपास होंगे ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो 20 से आप 4-5 भी याद रखें तो आप, यदि आपको एग्जाम में आएगी ऊर्जा के रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग लिखिए तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। शक्ति क्या होती है, किसी कारक जैसे मशीन, व्यक्ति या पशु, कारक क्या हो सकते हैं, मशीन, व्यक्ति या पशु आदि हो सकते हैं। किसी कारक के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कारक के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, ठीक है। शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, पी से, ठीक है। पी यानी पावर, और ये पी से कंफ्यूज मत करना इसको, ठीक है। पी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे शक्ति को किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे दर्शाते हैं पी से, यानी पी का मतलब होता है पावर। शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है, शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब की शक्ति, ठीक है, विद्युत बल्ब की शक्ति हम देख सकते हैं, विद्युत मोटर की शक्ति आदि इसके एग्जाम्पल है। शक्ति का मापन देखते हैं हम। शक्ति के मापन में
किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाती है। ठीक है, शक्ति बराबर होता है कार्य अथवा ऊर्जा बटे समय, यानी P बराबर W/T। ठीक है, P बराबर W/T। यहाँ पे P क्या है? P है यहाँ पे शक्ति यानी पावर, W यानी किया गया कार्य अथवा स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे T बराबर है समय। ठीक है, यहाँ पे चूंकि W बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तथा V बराबर क्या होता है? V बराबर विस्थापन बटे समय। V बराबर विस्थापन बटे समय। यहाँ पे देखिए W बराबर F इंटू डी और V बराबर क्या होता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये यहाँ पे शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा बल गुणित वेग। ठीक है, बल गुणित वेग। आगे समझ में? तो ये यहाँ पे देखो बल गुणित वेग कैसे हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं? देखो यहाँ पे ये है P बराबर W/T। रुको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इरेज कर लूँ इसको। ये देखो P बराबर है W/T। ठीक है, तो W क्या है यहाँ पे? W का मान देखो यहाँ पे, क्योंकि W बराबर F इंटू डी होता है, यहाँ बल गुणित विस्थापन होता है। ठीक है, तो W का मान कितना रखेंगे? F इंटू डी। ठीक है, W का मान कितना? F इंटू डी और बटे में क्या है? T। ठीक है, बटे में क्या है? T। तो P बराबर कितना आएगा? F इंटू D/T। डी यहाँ पे क्या है? विस्थापन है। और विस्थापन बटे समय क्या होता है? विस्थापन बटे समय क्या होता है? विस्थापन बटे समय को हम क्या बोलते हैं? वेग। याद आया? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P बराबर जाएगा F इंटू वी। याद समझ में? D/T क्या लिख दिए? V। कैसे? वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो वेग को हम क्या लिख रहे हैं? V। तो विस्थापन बटे समय कितना हो जाएगा? P बराबर F इंटू वी। ये यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति के दूसरा फॉर्मूला भी ये बता रहा है कितना है? P बराबर F इंटू वी, यानी शक्ति बराबर बल गुणित वेग भी होता है शक्ति का फॉर्मूला। शक्ति एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है या फिर वॉट होता है। और एक वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर देखते हैं। ऊर्जा और शक्ति में अंतर। पहला अंतर, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और शक्ति किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे और किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? ऊर्जा का ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। ऊर्जा को जो मान है समय पर निर्भर नहीं करता है, जबकि शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। ऊर्जा का जो SI मात्रक वो जूल है और शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट है। शक्ति के विभिन्न मात्रक हम देख लेते हैं। शक्ति के विभिन्न मात्रक, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP। आपने देखा होगा मोटर में यूज होता है। हम अधिकतर मोटर में देखते हैं 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है। ये क्या है? 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति। 1 अश्वशक्ति में कितने होगा? 746 वॉट। 746 वॉट। ये आपको पूछे जा सकते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होगा? तो कितना होगा? 746 वॉट। ठीक है, और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट घंटा कितना होगा? 1 किलोवाट घंटा यानी होगा 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल, यानी इसको हम बोलेंगे क्या? 1.340 अश्वशक्ति। 1 किलोवाट को हम क्या बोलेंगे? 1.340
अशुशक्ति। ठीक है, एक मेगावाट क्या होगा, 10 लाख वाट यानी 10 की घात 6 वाट। एक मेगावाट को क्या बोलेंगे, 10 लाख वाट यानी 10 की घात 6 वाट, या फिर इसको हम 1340.48 अशुशक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, सामर्थ्य तथा वेग में संबंध हम देख चुके हैं ये पिछली स्लाइड में। सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, ये क्या क्या कहलाएगा, ये दूसरा फॉर्मूला है, जो शक्ति का दूसरा फॉर्मूला है, वो वही क्या कहलाएगा, सामर्थ्य तथा वेग में। सामर्थ्य क्या है, शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, और वेग में संबंध, ये कहलाएगा। ठीक है, P बराबर F इंटू वी। ठीक है, इस प्रकार हमने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, बल को हम जो अगले लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में हमने पढ़ा। कार्य में हमने धनात्मक कार्य पढ़ा, ऋणात्मक कार्य पढ़ा, शून्य कार्य पढ़ा। ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा के रूप के बारे में पढ़ा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा के विभिन्न रूप, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और शक्ति, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। और आपके शेयर करने से दूसरों की हेल्प होगी, और इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली यदि कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा, जिसको भी इस टॉपिक या इस लेक्चर की आवश्यकता होगी, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से सहायता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।